नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात ओपीडी ऑब्जेक्टिव पर्सन धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि अंतिम कक्षा में हम जो है निरंतर उपसर्ग पढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले हम 22 उपसर्ग जो हैं संस्कृत के उपसर्ग जिस प्रकार से जो लगातार हमने सीक्वेंस वाइज इनको पढ़ा है, उनके अन्य उदाहरणों को लेकर अन्य उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको वहां पर बिल्कुल जो है उपसर्ग जो है, ये जो बिंदु है आप समझ पा रहे होंगे। अब आज की कक्षा में, जैसा कि मैंने आपको पूर्व कक्षा में कहा भी था कि आज हम हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और कुछ प्रत्यय के बारे में यहाँ पर परिचय प्रदान करने वाले हैं। इन पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है विदेशी उपसर्ग आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें किसी अन्य उदाहरणों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, जितने भी उपसर्ग है उनसे बने हुए शब्द जो है उनके माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। और उपसर्ग में सबसे पहले हिंदी उपसर्ग, फिर विदेशी उपसर्ग और फिर प्रत्यय को लेकर बात करेंगे। तो लीजिए आज की इस कक्षा का आरंभ करते हैं और बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की, जिसमें हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ चुके हैं। आज है विदेशी उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। लीजिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्गों को लेकर अपन बात करेंगे आज। ये हैं कुछ हिंदी के उपसर्ग जो वाकई में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। सबसे पहले है आपका अन। क्या है? अन। अन का शाब्दिक अर्थ रहेगा नहीं। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कोई भी शीर्षक हो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे और भी कोई विषय पढ़ रहे हैं, चाहे राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, जब भी आपके सामने कोई शीर्षक हो तो उसके शाब्दिक अर्थ से आपका परिचय होना बहुत ही जरूरी है। और जहां से शीर्षक स्टार्ट होता है, जहां से शीर्षक का आरंभ होता है, ध्यान रहे कि वहीं से जो है कहीं बार एक अच्छे प्रश्न बनने की जो है क्षमता वहां पर रहती है। अर्थात मैं कहना चाहूंगा कि जब जब आप किसी भी नए बिंदु को तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसके शीर्षक से संबंधित आपको एक बहेद व्याख्यात्मक तरीके से उस शीर्षक को पढ़ना चाहिए। तो लीजिए, अन का मतलब है नहीं। क्या है? नहीं। ध्यान रहे, अन उपसर्ग का मतलब क्या रहता है? नहीं। मेरे इस बात को यहां पर जो है मैं प्रभावशाली बनाने का तरीका, मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। रीजन ये है कि ध्यान रखें कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न भी रहते हैं कि जैसे कि हिंदी के उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है या संस्कृत के उपसर्ग है। इन सभी प्रकार के उपसर्गों की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके सामने उपसर्ग जिस तरह से प्रस्तुत होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये विदेशी उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग है या संस्कृत का उपसर्ग है। इससे संबंधित जो है आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, किस ऑप्शन में जो जो सभी शब्द बने हैं वो किस उपसर्ग के, चाहे वो हिंदी का हो चाहे उपसर्ग के हो, आपको उसमें एनालाइज करना आना चाहिए, आपको उसमें विश्लेषण करना आना चाहिए। तब जाकर जो है आप इस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति को जो है जांच पाएंगे और सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इससे बना हुआ शब्द है अनपढ़। पढ़ जो है यहाँ पर मूल शब्द है और इसके आगे अन उपसर्ग लेके एक नया शब्द निकलकर आ रहा है, अनपढ़ अर्थात निरक्षर। अनजान, अनबन, अनमोल, अनहोनी, अनसुना, अनचाहा, अनदेखी, इस तरीके से ये सारे ही शब्द जो है अन उपसर्ग से बने हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है नहीं। फिर है अध। अध का मतलब होता है आधा, अधूरा, अध पका, अध जला, अध खिला, अध नंगा, अध कचरा, इस तरीके से ये शब्द जो है निकलकर सामने आते हैं। अध मतलब कि आधा है और आदेश से ये बना हुए शब्द जो है हम हमेशा देखते रहते हैं। हमको ध्यान होना चाहिए कि अध जो है एक उपसर्ग है। क्या है? अध जो है एक उपसर्ग है। फिर है नेक्स्ट उन। उन का शाब्दिक अर्थ रहेगा एक कम। उन का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा मित्रों? एक कम। ध्यान रहेंगे, 19, 29, 39, 49, इस तरीके से ये शब्द जो है उन उपसर्ग से मिलकर बनते हैं। फिर नेक्स्ट है कु, यानी बुरा। कु यानी बुरा। कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुणाल, इस तरीके से हम देख सकते हैं ये शब्द जो है किस तरीके से कु उपसर्ग एक मूल शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का जो है निर्माण कर रहे हैं, किस तरीके से विकार उत्पन्न कर रहे हैं। फिर चौ मतलब कि चार, चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, ठीक है ना, इस तरीके से जैसे कि चौकन्ना। अब यहां पर एक शब्द है चौकन्ना, मतलब कि चार
कन्ना या चार कानों वाला, मतलब कि चौकन्ना हो जाना, मतलब कि सावधान हो जाना। कैसा हो जाना? सावधान। चार कानों की क्षमता आप में हो जानी चाहिए, इतनी तरीके से सुनना, अपने आप को फोकसली जो है फोकस करना आप किसी भी कार्य पर, ठीक है, चौकन्ना होकर कार्य करना। तो यहां पर जो है चौ मतलब कि चार, कन्ना यानी कान, ठीक है ना, अपने सुनने की क्षमता को बढ़ा देना, डबल कर देना, दुगुना कर देना। फिर है पच, पांच, पचरंगा, पचमेल, पचपूटा, इस तरीके से ये शब्द निकल कर आते हैं। पचपूटा आपको बताइए, ठीक है ना, जो हमारी राजस्थानी सांस्कृतिक विवाह में हम देखते हैं कि पचपूटा जो है किस प्रकार से एक विशेष प्रकार की सब्जियां आती है, ठीक है ना, जो मिलकर अलग शब्दों से मिलकर पचपूटा बनाया जाता है, ठीक है ना। पर मतलब कि दूसरा, परहित, परदेशी, परजीवी, परकोटा, इस तरीके से ये शब्द जो है वो निकलकर सामने आते हैं। जो हिंदी उपसर्गों को हम पढ़ रहे हैं, ये हिंदी उपसर्ग जो है इस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं, और इनसे बढ़ने वाले शब्द भी इस तरीके से रहेंगे। देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट और कुछ यहां पर आपके हिंदी से बने हुए शब्द, हिंदी उपसर्ग से बने हुए शब्द। अब है शब्द भर। क्या है? भर। भर का शाब्दिक अर्थ होता है पूरा, ध्यान रहे। यहां पर भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार, ये जो शब्द है यहां पर निकलकर सामने आते हैं भर उपसर्ग से मिलकर। फिर है बिना, बिन, बिना, बिन खाया, बिन ब्याहा, ठीक है ना, इस तरीके से ये शब्द जो निकलकर सामने आते हैं बिन शब्द से। और ध्यान रखें, बिन का मतलब है बिना ही है, ठीक है ना, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। बिन का शाब्दिक अर्थ जो है, इस उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ जो है वो बिना ही है। नेक्स्ट है ती, तीन, तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोना, तिमाही, ये जो है शब्द निकल कर आते हैं यहां पर ती से। फिर है दू। अब यहां पर देखिए दू, दू से शब्द बनेंगे दो या बुरा। ओके, इस तरीके से ये शब्द निकल कर सामने आते हैं। फिर इसमें बनेंगे दुरंगा, दुनाली, दुर्वासा, दोपहरी, दुगुना, ये शब्द जो है यहां पर दुरंगा, दुनाली, दुर्वासा, दोपहरी, दुगुना, ये शब्द जो है मूल शब्द के साथ में ये दू लगने से ये शब्द जो है निकलकर सामने आते हैं। ध्यान रहे, इसमें दू उपसर्ग है। नेक्स्ट है स्व। स्व का शाब्दिक अर्थ होगा सहित, सपूत, सफल, सबल, सगुन, सजीव, सावधान, सकर्मक, ठीक है ना, इस तरीके से ये शब्द जो है निकलकर सामने आते हैं। फिर चीर, चीरकाल, चिरायु, चीर परिचित या चिरंजीवी, इस तरीके से अपन शब्द जो है यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। न से नहीं, नकुल, नास्तिक, नगण्य, नेति। अब शब्द है यहां पर देखो नास्तिक, शब्द है यहां पर नास्तिक, और नास्तिक बना है यहां पर न धन आस्तिक से, ये दोनों ही मिलकर शब्द बन जाते हैं नास्तिक। क्या बन जाते हैं? नास्तिक। किसी भी कंसेप्ट को लेकर, किसी भी संकल्पना को लेकर जो जिसमें आस्था ना हो, ठीक है ना, वो नास्तिक कहलाएगा, ठीक है। बहु, ज्यादा, बहु का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ज्यादा। बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, यानी बहुत ही बुझाव वाला, ठीक है ना, तो ज्यादा बुझा, ज्यादा मूल्य, इस तरीके से शब्द निकलकर सामने आते हैं। ध्यान रहे, यहां पर देखते रहे आप। फिर है आप, स्वयं, आपका, आप बीती, आप कही, आप सुनी, ये जो शब्द है निकलकर सामने आते, ध्यान रखना, आप बीती। अब ये जो शब्द है कई बार आपको कंफ्यूज कर लेते हैं कि आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि आप बीती। अब आप बीती जो शब्द है इसमें ध्यान रहे कि आप बीती में जो है ये आप जो है ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और कौन सा उपसर्ग है? तो हिंदी का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। आप बीती अपने आप में पूरा शब्द नहीं है, आप में, आप बीती में आप जो है यहां पर उपसर्ग है, जो एक हिंदी का उपसर्ग माना जाता है। फिर है नेक्स्ट नाना। अब ये देखो नाना, अब नाना का नाना जी मतलब मत समझ लेना मित्रों, ठीक है ना, यहां पर नाना का मतलब है विविध या भिन्न, ठीक है ना, भिन्न प्रकार की स्थितियां,
वो सारी चीजें यहाँ पर बात हो रही है। नाना नाना प्रकार है, नाना रूप है, नाना जाति है, नाना विकार है, इस तरह के ये शब्द सामने निकल कर आते हैं। कपूत, कलंक, कठोर, क यानी बुरा। अब ये जैसे कि पूत है, अब यहां पर शब्द है कपूत। पूत एक मूल शब्द है, यदि इसके साथ में स लगाओगे तो सपूत बन जाएगा और क लगाओगे तो कपूत बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से देखते हैं कि स के साथ सपूत और क के साथ कपूत। स है तो अच्छा है वो पूत, ठीक है ना, क है तो वो बुरा है, सीधी सी बात ये है। कलंक, कठोर, ठीक है ना। सम का मतलब है समान। नेक्स्ट है समतल, समदर्शी, समकोण। अब ये जो है समधनतल, समधनदर्शी, समधनकोण, इस तरीके से जो उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग वो कार्य करते हैं। ये कुछ विशेष उपसर्ग मैंने हिंदी के यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किए मित्रों। इन्हें देखने का प्रयास करें और ध्यान रहे कि इन उपसर्गों से बने हुए और भी शब्द हैं जिनको आप देखें कि पूर्व की परीक्षाओं में किस प्रकार के जो उपसर्ग पूछे गए। हालांकि आपको इसी में से मिलने का ज्यादातर रहेगा, लेकिन तो भी आप ढूंढे इस प्रकार के शब्द जो आपके इन हिंदी उपसर्गों से मिलकर बने हैं, उन मूल शब्दों को ढूंढे और किस प्रकार से ये शब्द जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस कक्षा के माध्यम से बताने का प्रयास किया। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। अब है आपके सामने विदेशी उपसर्ग। कौन से हैं? विदेशी उपसर्गों को देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर हमने अब तक आपके सामने संस्कृत के उपसर्ग 22 उपसर्ग मैंने देखे हैं, भिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास किया और अधिकतम शब्दों को यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की। उनको मैंने बताने का पूरी तरह से इसका उसके मूल शब्द और उपसर्ग से मिले हुए शब्दों को किस तरीके से जो है दोनों का ही उपसर्ग और मूल शब्द का अर्थ निहित होना चाहिए बनने वाले नए शब्द में, वो मैंने किस प्रकार से आपको बताने का प्रयास किया। लगभग शब्दों को मैंने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपके सामने। उसके तत्पश्चात मैंने बात की हिंदी उपसर्ग को लेकर, अब अपन बात कर रहे हैं यहां पर विदेशी उपसर्गों को लेकर, ठीक है। तो हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। जिस तरीके से हम बात करते हैं विदेशी शब्दों की, जिस तरीके से हम बात करते हैं विदेशी उपसर्गों की, विदेशी शब्दों की, उसी तरह से हम यहां पर बात करेंगे विदेशी उपसर्गों की कि विदेशी उपसर्ग भी किस तरीके से कार्य करते हैं। तो प्रथम उनके उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी गई है। अन्य भाषाओं से जो शब्द हैं वो प्रयुक्त होते हैं, उन्हें उपसर्गों के उनके उपसर्गों को, उनके ही उपसर्ग जो बने हुए हैं उन शब्दों के जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं अन्य भाषाओं के शब्द, उन्हें हम विदेशी उपसर्ग भी कह सकते हैं। अर्थात उन्हें हिंदी व्याकरणिक दृष्टिकोण से उन्हें विदेशी उपसर्गों की संज्ञा दी गई है। तो देखें वो कौन से हैं ऐसे उपसर्ग। सबसे पहले है बे। बे का शाब्दिक अर्थ रहेगा रहित। क्या रहेगा? रहित। बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेवजह और बेहया, ये शब्द जो है यहां पर निकल कर आते हैं। बेहया मतलब कि जिसको शर्म ही नहीं है, जो शर्म बिना हो, हया के बिना हो, हया के बिना। हया मतलब शर्म, ठीक है ना। फिर है दूर, अर्थात दर में दरअसल, दरबार, दरखास्त, दरमियान। दरखास्त की मैंने मतलब कि उनसे जो है रिक्वेस्ट की, ठीक है ना, इस प्रकार से देख सकते हैं इसको। फिर है बा यानी सहित। अब देखिए शब्द है बा। अब बा ये इस तरह का शब्द है कि लग रहा है कि इसको आप दूर दूर तक ये नहीं मानेंगे कि सहित होगा, लेकिन यदि आपको थोड़ा सा भी अन्य भाषाओं का ज्ञान है तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि बा का मतलब सही सहित है। और बा इज्जत मतलब इज्जत सहित, बा मुलायजा, बा अदब, बा कायदा। अब यहां पर शब्द है बा मुलायजा, देखिए बहुत ही अच्छा शब्द है ये। बा मुलायजा हाजिर हो, इस तरह से वर्ड आता है बा मुलायजा। तो बा का मतलब तो हो गया यहां पर सहित, और मुलायजा सम्मान या कह सकते हैं आदर। आदर सहित, इस तरीके से इस शब्द को अपने यहां पर
हम जो है इसको इस शब्द को यहां पर समझ सकते हैं। फिर एक कम या अल्प, कम का शाब्दिक अर्थ होगा अल्प। कम अक्ल, कम उम्र, कमजोर, कम है जोर, ठीक है ना, कमजोर, कम है जोर, जिसमें कम है जोर उसे कहेंगे हम कमजोर, ठीक है ना। कम समझ, कम वक्त, ठीक है ना। इस तरह के ये जो वर्ड है कम उपसर्ग से बनकर बने हैं। फिर है ला, परे बिना, ला इलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाजवाब, इस तरीके से ये सब जो है निकलकर सामने आते हैं, जो इन विदेशी उपसर्गों से मिलकर बने हैं और मूल शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण यहां पर जो है वो ये करते हैं। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके इन्हीं विदेशी उपसर्गों में हर, प्रत्येक। अब हर का शाब्दिक अर्थ तो क्या रहेगा? प्रत्येक, हरदम, हर वक्त, हर रोज, हर हाल, हर मुकाम, ठीक है ना। ये शब्द जो है इनको देख ले, ये हर बार जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ध्यान रहे कि हर इसमें क्या है? उपसर्ग है। आप ध्यान रखें कि ये जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूं पर्टिकुलर सटीक वर्ड ये रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर हर उपसर्ग से कोई शब्द आता है तो इनमें से शब्द आपके ऑप्शन में बहुत बेहद ही आपको पाए जाएंगे वहां पर, ठीक है ना। खुश यानी श्रेष्ठ, खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशमिजाज। अब देखिए एक शब्द है बू, क्या शब्द है? बू। अगर इसके आगे आप खुश लगाएंगे तो बन जाएगा शब्द, क्या बन जाएगा? खुशबू। और यदि बू के साथ में हम लगाएंगे बद तो शब्द बन जाएगा बदबू। इस तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये शब्द जो है मिलकर एक उपसर्ग जो है किस तरीके से एक मूल शब्द के आगे लगता है और शब्द में कितना परिवर्तन कर देता है, या कई बार जो है एक खूबसूरत शब्दों का भी निर्माण कर सकता है और कुछ जो है कुरूप शब्दों का भी निर्माण वो कर सकता है। उपसर्ग की ताकत है ये, किस तरीके से मूल शब्द में लगकर एक शब्द में विचित्र जो है परिवर्तन कर देता है। बद, अब देखिए खुश का मतलब खुश से संबंधित ये शब्दों को देखा यहां पर। अब बदबू, बदचलन, बदमाश, बदमिजाज, ठीक है ना, अच्छा मिजाज या खुश मिजाज। एक तो होता है खुश मिजाज, एक होता है बद मिजाज। ये देख सकते हैं डिफरेंस यहां पर आप, खुश मिजाज और बद मिजाज, ठीक है। अब सर, मुख्य या प्रधान। सर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है मुख्य या प्रधान। सरपंच, सरदार, सरताज, सरकार। बसहित, बखूबी, बतौर, बशर्त, बदौलत, ठीक है। इस तरीके से ये शब्द है यहां पर। बिला मतलब कि बिना, बिला कसूर, बिला वजह, बिला कानून। ध्यान रहे कि बिला जो यदि कोई उपसर्ग है ये अगर इससे संबंधित बिला संबंधित कोई शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है तो ध्यान रखें कि बिला का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बिना। क्या है? बिना, ठीक है मित्रों। फिर देखते हैं आगे। बेश, अत्यधिक, बेशकीमती, बेशकीमत, इस तरीके से वर्ड जो है। बेश मतलब कि अत्यधिक, बहुत, बेशुमार, ठीक है ना। जैसे एक शब्द है और बेशुमार, बेशुमार, ठीक है ना। इस तरीके से वर्ड को अपन देख सकते हैं, ये वर्ड नहीं रहेगा। फिर है नेक। अब नेक का शाब्दिक अर्थ है भला। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको नेक का शाब्दिक अर्थ सटीक पता होना चाहिए, सटीकता होनी चाहिए कि नेक का शाब्दिक अर्थ भला ही है। नेक दिल, ठीक है ना। नेक नियत मतलब कि भली नियत, भला दिल, ठीक है ना। नेक नाम, नेक नियत, नेक दिल, नेक राह, इस तरीके से ये शब्द जो है निकल कर सामने आते हैं। एन, एन मतलब कि ठीक, एन वक्त पर, एन जगह पर, एन मौके पर। हम साथ, हम का शब्द क्या हो? हम का शाब्दिक अर्थ रहेगा साथ, अर्थात हम राज,
अमदम, अमवतन, अमसफर, हम दर्द, इस तरीके से ये शब्द जो है निकल कर सामने आते हैं। देख लें इन्हें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विदेशी उपसर्ग अल। क्या है? अल। विदेशी उपसर्ग है अल। अल का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। अल का मतलब बिल्कुल निश्चितता हो जिसमें, ठीक है ना। अलगरज, अलविदा, अलबता, अलबेदा, ये जो है शब्द निकल कर सामने आते हैं। अल मतलब कि निश्चित है, ये शब्द निकल के आते हैं। एक शब्द होता है अल सुबह। क्या आता है? अल सुबह, मतलब कि निश्चित थी सुबह, ठीक है ना। फिर एक गैर मतलब कि रहित, गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर वाजिब, ठीक है ना। ये शब्द जो है वो निकल के सामने आएंगे। फिर हेड, हेड का जो शाब्दिक अर्थ रहेगा वो रहेगा प्रमुख। ये अंग्रेजी के जो है उपसर्ग है। हेडमास्टर, हेड बॉय, हाफ फैन आधा, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। अब ये शब्द इस प्रकार के हैं जो हमारी हिंदी में इस तरीके से पूर्ण रूप से समाहित है कि हम जो है इन्हें हिंदी में ही मान लेते हैं। मतलब हर कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर भी है, वो भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। सब, अब देखिए एक शब्द है सब। सब का मतलब उप, ये उपसर्ग हम संस्कृत में पढ़ चुके हैं। सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना, उप निरीक्षक जिसे कहते हैं हम। तो इस तरीके से ये सब जो है यहां पर एक नए शब्दों का निर्माण कर रहा है जो अंग्रेजी के ये विदेशी उपसर्ग है। को, अब देखो कोऑपरेटिव। अब को का मतलब क्या होता है, सही ध्यान रखना है। यदि कहीं को से संबंधित किसी मूल शब्द के आगे लग के ये उपसर्ग आपके समक्ष प्रस्तुत होता है तो ध्यान रहे कि को का मतलब होता है शहीद। कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन, इस तरीके से ये वर्ड जो है निकल कर सामने आते हैं। ध्यान रहे इन्हें। देखें, आगे चलते हैं, देख ले एक बार से। तो इस तरह से मित्रों यहां पर हमने बात की उपसर्गों को लेकर, जिसमें सर्वप्रथम मैंने आपको उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की प्रकृति, कि किस प्रकार से और उप जो है एक शब्दांश है, उपसर्ग जो है शब्दांश है, और किस तरीके से ये शब्दों के समीप जाकर एक नए शब्द का निर्माण जो है यहां पर करता है। और फिर उपसर्ग किस प्रकार से कार्य करता है, उपसर्ग के नाना प्रकार बताए, जिसमें संस्कृत, विदेशी और हिंदी उपसर्गों से भिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास हमने किया। अब हम चलते हैं नए बिंदु की ओर। उपसर्ग तत्पश्चात हम बात कर रहे हैं यहां पर आज प्रत्यय की। किसके? प्रत्यय की। तो सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा समझते हैं और फिर प्रत्यय को जो है एक अच्छे कंसेप्ट के साथ बेसिक तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए परिभाषा, वे संविधान जो किसी शब्द के अंत में लिखकर, संविधान न होकर शब्दांश, क्या होता है? शब्दांश, ध्यान रहे, शब्दांश। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लिखकर उसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रहे, प्रत्यय शब्दांश है और शब्द के अंत में लगते हैं। कहां लगते हैं? शब्द के अंत में लगकर, शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। सीधी सी बात है, सीधी और सरल तरीके से इसको देखना है। सबसे पहले कि शब्द के अंत में लगते हैं और परिवर्तन करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द की रचना जो है वो मित्रों करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय अपने आप में क्या है? एक शब्दांश है। क्या है? शब्दांश। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्यय शब्दांश होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंश होते हैं और ये शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द के रूप में परिवर्तन कर देते हैं, विकार उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। और इसके अर्थ को भी प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना, विशेषताओं को भी बताऊंगा मैं आपसे। जैसे एक शब्द है समाज, धन, एक और बन गया सामाजिक,
सुगंध धन इत शब्द बन गया सुगंधित, भूलना धन अक्कड़ शब्द बन गया भुलक्कड़, मीठा धन आस शब्द बन गया मिठास। इस तरीके से ये शब्द हैं जो मूल शब्द के आगे पीछे लगकर किस तरीके से एक नए शब्द का निर्माण जो वो यहां पर कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मित्रों प्रत्यय, और प्रत्यय के इस कंसेप्ट को देखें तो मैं बात करूं आपके सामने प्रत्यय को लेकर। यहां पर देखिए प्रत्यय, ध्यान रखें कि प्रत्यय जो है, यहां पर हम नए पेज को लेते हैं। प्रत्यय प्रत्यय जो है प्रति धन अय से मिलकर बना हुआ शब्द है। इस प्रति का मतलब होता है साथ में, पर, बाद में। अय का मतलब होगा चलने वाला, चलने वाला, साथ में पर बाद में चलने वाला, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि वे शब्दांश जो शब्द के साथ में या बाद में प्रयुक्त हो, नए शब्द की रचना करते हैं, नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इस कंसेप्ट को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक शब्दांश है अपने आप में, और ये शब्दांश जो है शब्द के अंत में लगते हैं, और शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द के रूप में एक नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। यहां पर साथ में पर बाद में चलने वाला प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए एक बार देख लेते फिर अपन चलते हैं आगे। इसको और देखते हैं यहां पर कि किस तरीके से वे शब्दांश जो धातु रूप या अन्य शब्दों के साथ में लगकर, अन्य शब्दों के साथ या अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि यहां पर शब्द देख सकते हैं, यहां पर धर्म धन एक शब्द बन गया धार्मिक, फिर लिख सकते हैं कि गा धनवैया शब्द बन गया गवैया। इस तरीके से प्रत्यय जो है अपना कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस कंसेप्ट एक बार देख ले फिर चलते हैं। ये इसका एक बेसिक आधार है, जिसके आधार पर अपन प्रत्यय की परिभाषाओं के माध्यम से और इसके इस प्रत्यय शब्द को यहां पर तोड़कर देख सकते हैं कि प्रत्यय किस तरीके से कार्य करता है, कि साथ में पर बाद में चलने वाला प्रत्यय, ठीक है ना, शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट इसकी कुछ विशेषताएं हैं, प्रत्यय की विशेषताएं देख लें।
प्रत्यय की विशेषताएं। तो प्रत्यय की विशेषताओं में सबसे पहले ध्यान रखें कि प्रत्यय शब्दांश होते हैं। ध्यान रहे, उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता खास तौर से कि प्रत्यय शब्द के अर्थ को भी प्रभावित करते हैं, शब्द के अर्थ को भी प्रभावित करते हैं। इस तरीके से ये प्रत्यय की खास विशेषताएं हैं कि शब्दांश होते हैं, प्रत्यय के अंत शब्द के अंत में लगते हैं, और प्रत्यय के जो प्रत्यय शब्द होता है वो शब्द के अर्थ को भी जो है प्रभावित करता है। ठीक है ना, देख लेते फिर एक बार और आगे चलते हैं। आशा है मित्रों की यहां पर इस प्रत्यय की संकल्पना को, इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे कि प्रत्येक व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस व्याकरण में किस तरीके से कार्य करता है। अब नेक्स्ट है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद को लेकर देखते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय का भेद कृत प्रत्यय, कृत या कह सकते हैं कृदंत प्रत्यय, और सेकंड है तद्धित प्रत्यय। ध्यान रहे कृत प्रत्यय जो है हमेशा धातु या क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ता है। कृत प्रत्यय जो होता है वो क्या करेगा कि धातु एवं क्रिया शब्द जो होंगे उन शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना जो है वो करता है। फिर तद्धित प्रत्यय, तो यहां पर मैं ये कंसेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक केवल परिचय यहां पर दे रहे हैं प्रत्यय का कि प्रत्यय के दो भेद हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रत्यय की आधारभूत बातों को बारे में आपको अवगत करवाया, फिर मैं बात कर रहा हूं कि प्रत्यय के भेदों को लेकर। प्रत्यय के भेद दो प्रकार के, इसमें कृत या कृदंत प्रत्यय कहेंगे, और इसका जो कार्य रहता है वो धातु एवं क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं। नेक्स्ट है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या करेगा कि धातु या क्रिया शब्दों को छोड़कर, या कह सकते हैं केवल क्रिया पदों को छोड़कर जो भी शब्द है, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, ठीक है ना, उन शब्दों के अंत में लगकर, अव्यय हो, उन शब्दों के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है। मीन्स देखिए तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी कि ये शब्दांश, ये शब्दांश क्रियापद को छोड़कर, क्रियापद छोड़कर अन्य जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहां पर प्रत्यय उपसर्ग से थोड़ा सा क्लिष्ट रहता है, ध्यान रहे। इनके यहां पर कृत प्रत्यय के 5 टाइप्स हैं, 5 प्रकार हैं, और तद्धित प्रत्यय के 6 टाइप टोटल रहते हैं। तद्धित प्रत्यय के कितने रहते हैं? 6 प्रकार रहते हैं। तो यहां पर हम कृत प्रत्यय से संबंधित जो 5 टाइप है, जिसमें कृतवाचक है, कर्णवाचक है, कर्मवाचक है, ठीक है, और क्रियावाचक, क्रियाबोधक है, और भाववाचक है। ये 5 प्रकार के टाइप जो है कृत प्रत्यय में करेंगे। और जो है तद्धित प्रत्यय को लेकर बात करें तो हम इसमें कृतवाचक, कर्मवाचक,
और उनतावाचक, अपत्यवाचक जो संतान से संबंधित है, और स्त्रीवाचक। इस प्रकार से ये 6 टाइप्स जो है यहां पर भिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करते हुए प्रत्येक जो बिंदु है आपका, इसको मैं पुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो इस तरीके से आज की कक्षा में हमने देखा, सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग जो भिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसको अन्य शब्दों के माध्यम से समझने का प्रयास किया, फिर विदेशी उपसर्गों को लेकर बात की, अंत में हमने प्रत्यय के इस कंसेप्ट, इस संकल्पना को समझने का प्रयास किया, इसके प्रकारों को देखा और कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया। उम्मीद है मित्रों की आज की कक्षा आपके लिए बेहतरीन रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।